वेलकम वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि भाषा में क्या इसका परिभाषा कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है पॉइंट भाषा, तो इसको पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए एक दूसरे से अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। लोगों के बीच आपसी संपर्क का यह माध्यम ही भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों और उनसे जुड़ी बातों को जान सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, यानी भाषा में मुख्य काम बोलना और सुनना है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की रचना मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि से होती है। देखिए यहाँ पर एक बार और ध्यान दीजिए कि ये भाषा की रचना मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियों से होती है। चेहरे के हाव भाव, हंसकर, रोकर, आँखों, उंगलियों आदि से भाव और विचारों की अभिव्यक्ति तो हो सकती हैं, पर इसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भाषा की सर्वमान्य परिभाषा निम्नवत है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में दिया हुआ है, इसको याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। भाषा एक प्रकार का एक साधन है जिसमें हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप, यहाँ पे देखिए भाषा के रूप। इस पॉइंट में भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब आते हैं भाषा। यहाँ पे देखिए दिया है मौखिक भाषा, यहाँ पे लिखित भाषा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट में, आज विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुछ छात्रों ने मंच पर आकर भाषण दिया, जिसे वहां बैठे सभी छात्रों ने रुचिपूर्वक सुना। भाषा के इस रूप को ही मौखिक भाषा कहते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसको देखिएगा, इसको याद भी कीजिएगा। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। आज विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुछ छात्रों ने मंच पर आकर भाषण दिया, जिससे वहां बैठे सभी छात्रों ने रुचिपूर्वक सुना। भाषा के इस रूप को ही मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। पत्र लेख लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करना लिखित भाषा की श्रेणी में आती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब उच्चारित ध्वनि संकेत को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा ही भाषा का स्थायी रूप है, जिससे हम अपने भाव और विचारों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मौखिक व लिखित भाषा के रूपों में अंतर। यहाँ पे डिफरेंट दिया है दोनों में, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। तो पहला पॉइंट है हम लोग का कि भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है, यह भाषा का मूल रूप कहलाता है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। दूसरा पॉइंट दिया है, भाषा का मौखिक रूप आसानी से परिवर्तित होता रहता है, जबकि लिखित रूप अस्थायी होता है। तीसरा पॉइंट दिया है, बालक आसपास के वातावरण से बगैर विशेष प्रयत्न के जो भाषा सीख जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप है, पर लिखित रूप सीखने के लिए अभ्यास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बोली। देखते हैं कि बोली में क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग और इसको समझिएगा। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, अर्थात एक छोटे क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद कीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। थोड़े थोड़े दूर पर बदलने वाले मौखिक भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है।
मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाला मौखिक भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक बोलियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है हरियाणवी, कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि। भाषा और बोली में अंतर। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का रूप मानक होता है, लेकिन बोली का प्रायः नहीं। मानक भाषा का लिखित रूप होता है, जबकि बोली सामान्यतः मौखिक होती है। भाषा का अपना साहित्य होता है। बोली प्रायः लोक साहित्य में मिलती हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट दे दिया गया है, उपभाषा व भाषा। ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा इसको। भाषा व उपभाषा व भाषा। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। एक उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। जब एक साहित्यकार उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है और जब वह सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेती हैं, तो उपभाषा भाषा बन जाती हैं। इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से कि बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। एक उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। जब एक साहित्यकार उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है और जब वह एक सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेती हैं, तो उपभाषा भाषा बन जाती है। यथा तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का स्वरूप प्रदान किया। देखिए, और यहाँ पे एक पॉइंट में दिया गया है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। उनकी अलग अलग बोलियां हैं। यहाँ पे देखिए, पॉइंट 1 में राजस्थानी हिंदी, 2 नंबर में पहाड़ी हिंदी, 3 नंबर में पूर्वी हिंदी, 4 नंबर में पश्चिमी हिंदी और 5 नंबर में बिहारी हिंदी। अब देखिए यहाँ पे बोलियां, विभिन्न प्रकार की बोलियां दी गई हैं कि कहाँ पे कैसे बोला जाता है। देखिए, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिपि। लिपि उच्चारित ध्वनि संकेतों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाते हैं। इसको एक बार और ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा आप लोग। लिपि उच्चारित ध्वनि संकेतों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि लिपि किसे कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इसको एक बार और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं एक बार और आपके लिए पढ़ देती हूँ। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। भाषाएं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भाषाएं। और यहाँ पे एक और पॉइंट में इस कॉलम में दिया हुआ है लिपियों के नाम। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं दी गई है। यहाँ लिपियों की नाम, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। तो यहाँ पे इसका लिपि हो गया देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अरबी, कश्मीरी, शारदा कश्मीरी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन, जापानी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है व्याकरण। बोलने में किसी ने कहा कि लड़की क्रिकेट खेलता है। शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा मिलता है। एक बार और देखिए ध्यान से, शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा मिलता है। यह वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुरूप नहीं है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, लड़की क्रिकेट खेलती है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों व वाक्यों के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस पॉइंट को देखिए आप लोग, इसको याद भी कीजिएगा।
असमिया, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, बंगला, मराठी, संस्थाली, उड़िया, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली, बोडो, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कोंकणी, तमिल, पंजाबी, मणिपुरी, मैथिली, सिंधी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी भी जाती है। अपनी इस सरल प्राकृतिक के कारण इसका क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आज यह न केवल समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जाती हैं। आज विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हिंदी के महत्व को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया है और 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत इसे राजभाषा घोषित किया। हिंदी के विविध रूप देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है राष्ट्रभाषा। इसको याद भी कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा क्या कहलाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्र या राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा, जब किसी देश में कोई एक भाषा वहाँ के बहुसंख्य लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है तो वह भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार और प्रचलन है। सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे देखिए सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है कि राजभाषा, तो किसी भी राष्ट्र के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को भी संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में कई राज्यों बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह आदि में हिंदी राजभाषा के प्रयोग में की जा रही है। 3 नंबर देखिए कार्यालयी हिंदी संपर्क भाषा। संपूर्ण भारत के विविध कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रेडियो, दूरदर्शन कार्यालयों, चलचित्रों, पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के बढ़ते प्रयोग ने इसकी लोकप्रियता में वृद्धि की है। यही कारण है कि हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी पत्र ही भेजे जाते हैं। सरलता के लिए उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद का भी संलग्न कर दिया जाता है, पर कार्यालय हिंदी बोलचाल की भाषा से अलग होती हैं। इसके लिए तकनीकी शब्दों को जानना अनिवार्य है। देखिए इस पॉइंट को आप लोग भी याद भी कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। दूसरा है व्याकरण, वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों व वाक्यों के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट है फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। चौथा पॉइंट है भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं। 5वां पॉइंट है भारत की कुल आबादी का 60% से ज़्यादा लोग हिंदी जानते और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट पर कई वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में भारत से बाहर कई देशों में हिंदी बोली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों में तो हिंदी लोकप्रिय है ही। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में भी हिंदी समझने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग का सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट है विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही नेसेसरी हैं। धन्यवाद।